हैव यू एवर नोटिस्ड वाइल डूइंग एक्सरसाइज कि तुम जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ चुकी है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ चुका है, तुम्हारा जो हार्ट की जो बीट है वो तुम्हें सुनाई दे रही है, मतलब कि हार्ट इतना ज़ोर से पंप कर रहा है, मतलब कि कार्डिक आउटपुट भी बढ़ चुका है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि हम एक्ट कर रहे हैं वाया आवर लिम्स, लेकिन साइमल्टेनियसली बाकी कुछ ऑर्गन्स भी काम कर रहे हैं टू सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट आवर एक्शन। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो वहाँ तक सिग्नल्स पहुँचा रही, मतलब कि कुछ तो है ना ऐसा कनेक्शन हमारे एक्शन में और बाकी ऑर्गन्स में। तो दैट इज़ व्हाट नॉन इज़ कोऑर्डिनेशन। तो हेलो गाइस, राम राम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इसी कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि होता है हमारे वाया न्यूरल सिस्टम और वाया हार्मोनल कंट्रोल। ओके, तो ये कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है? जब हम कोई एक एक्शन कर रहे होते हैं तो साइमल्टेनियसली हमें कुछ एक्शंस चाहिए होते हैं टू सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट आवर एक्शन। ओके, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें हमारी नीड्स बढ़ चुकी हैं, तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ता है। तो दो कंट्रोल्स देखे हमने, न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। आज हम पढ़ेंगे दूसरा हाफ, दैट इज़ न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल होता कैसे है? वाया न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हैं उसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट्स। ओके, मतलब कि न्यूरॉन है जो ब्रिक की तरह काम करेंगी, एक ब्रिक लगेगी, दूसरी लगेगी, तीसरी लगेगी, बन के एक घर बनेगा, विच इज़ आवर न्यूरल सिस्टम। ओके, तो न्यूरॉन्स क्या करती हैं? न्यूरॉन्स अपने कुछ एक्शंस करती हैं, जैसे कि डिटेक्ट करेंगी, रिसीव करेंगी एंड देन उसको ट्रांसमिट करेंगी। ठीक है, क्या मिलता है उन्हें? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई को देखा, रिसीव करा एंड ट्रांसमिट करा टू दी अदर न्यूरॉन। ओके, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, दूसरी से तीसरी न्यूरॉन, ऐसे करते करते वो हमारे ले जाएंगे कमांड वाले ऑर्गन्स के पास, जो कि है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वहाँ से सिग्नल्स मिलेंगे जो कि लेके आएंगे इफेक्टर ऑर्गन्स तक एंड विच विल रिस्पॉन्ड। ओके, तो ये है हमारा बेसिक मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल सिस्टम। समझ आया? ठीक है, तो अब हमारे न्यूरल सिस्टम का कुछ बेस होना चाहिए कि हर क्लास में क्या क्या न्यूरल सिस्टम बनाया हुआ है। तो क्या है, जो प्रिमिटिव क्लासेस हैं उनमें हमारा होता है छोटा सा न्यूरल सिस्टम, जो एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में हाइड्रा का, कि उनमें सिर्फ सिंपल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सिंपल नेटवर्क, क्योंकि वो प्रिमिटिव क्लासेस है। ठीक है, तो उनमें क्या ही दे देंगे, नेटवर्क दे दिया, वहाँ से काम चल जाएगा। वहीं हमारे हैं इंसेक्ट्स, जो कि हमारे आते हैं आर्थ्रोपोड क्लास में। इनमें पर्टिकुलरली ब्रेन है, गैंग्लिया है, न्यूरल टिश्यूज़ है, ठीक है, जो कि मिलके बनाएंगे न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते आ जाते हैं हमारे वर्टिब्रेट्स। तो गाइस, ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर के फिजियोलॉजी में, कि इस क्लास में ये सिस्टम है, इस क्लास में ये सिस्टम है, इन पे अच्छे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। MCQ, मैच द फॉलोइंग, इन सब में इनके ऑप्शंस भर भर के आते हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड। तो इनको स्पेशल एम्फेसिस डाल के याद करना ही है। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी, मोटर और पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मिलके हमारा न्यूरल सिस्टम बनाते हैं। अब हम उसी के बारे में देख लेते हैं, दैट इज़ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। इसमें दो पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो कि हमारा कोर बनाता है, ठीक है, जिसमें हमारे आते हैं ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? ये हमारे कमांड गिविंग ऑर्गन्स हैं। इनके पास क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टिमुलाई लेके आता है, ये प्रोसेस करते हैं एंड देन ये कमांड देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कमांड गिविंग पार्ट। दूसरा हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका काम क्या है? ये जो भी स्टिमुलाई आता है उसको पास करते 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 लेके आता है कहाँ तक? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, जो कि हमारे हैं कमांड गिवर्स। अब ये सेंसरी कंट्रोल हो गया कि जो स्टिमुलाई लेके आएगा, तो इसमें कौन से न्यूरॉन्स आ जाएंगे? हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाएंगी। अब क्या है, जो कमांड मिली है, अब ये भी कुछ न्यूरॉन्स लेके जाएंगे और इफेक्टर ऑर्गन तक देंगे। ठीक है, तो वो कौन से होंगे? मोटर न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, अब मोटर में भी क्या है, एक ग्रुप तो ऐसा है जो वॉलंटरी मसल्स को सप्लाई करेगा, दैट इज़ अपने स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेगा। वो कौन सा है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम हो गया।
दूसरा क्या है, जो हमारे विसरा और इनवॉलेंट्री मसल्स को सप्लाई करेगा, वो हमारा हो जाएगा ऑटोनॉमिक। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे विसरा और इनवॉलेंट्री को सप्लाई करता है, सोमैटिक हमारे स्केलेटल मसल को सप्लाई करता है। अब ऑटोनॉमिक में क्या है कि दो तरीके से काम हो सकता है, एक जब बॉडी रिलैक्स की कंडीशन में हो, दूसरा बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में हो। स्ट्रेस में हमारा काम करता है सिंपैथेटिक, ठीक है, जबकि रिलैक्स स्टेट में काम करता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, स्ट्रेस सिंपैथेटिक दैट इज SS एंड पड़े हुए हैं तो पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेल की बॉडी, सेल का एक्सॉन एंड देन एक्सॉन टर्मिनल। तो जो सेल बॉडी है वो क्या है, उस पर ऐसे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, इधर ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इधर प्रेजेंट होते हैं हमारे नेजल ग्रैन्यूल्स, जो तुम्हें दिख रहे हैं ना रेड रेड डॉट्स से, जो कि ग्रैनुलर बॉडीज़ हैं, ये है हमारे नेजल बॉडीज़ या फिर नेजल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया सेल बॉडी का। ठीक है, अब हमारी एक्सॉन, अब एक्सॉन पे तुम्हें एक दिख रहा है कि एक सेल है और ऐसे कुछ है ना पैकेट जैसे बने हुए हैं, तो ये जो सेल है ये है हमारी स्वान सेल्स, और जो तुम्हें पैकेट जैसे दिख रहा है, कैप्सूल जैसे दिख रहा है स्ट्रक्चर में, ये है माइलिन शीथ। तो स्वान सेल का काम क्या होता है, ये बनाती है माइलिन शीथ। ठीक है, अब ये माइलिन शीथ बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती, इसकी मन मर्जी है। अगर जो न्यूरॉन वो माइलिनेटेड है तो उसमें स्वान सेल्स माइलिन शीथ बनाएगी, अगर न्यूरॉन अनमाइलिनेटेड है तो स्वान सेल माइलिन शीथ नहीं बनाएगी। ठीक है, न्यूरॉन पे स्वान सेल्स तो होंगे ही, बट माइलिन शीथ प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। स्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है, जबकि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। ये सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि माइलिनेटेड में भी होंगे, अनमाइलिनेटेड में भी होंगे, लेकिन माइलिनेटेड में इनका काम होता है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करना। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये 2 पार्ट्स हैं, 2 कैप्सूल के जो डब्बे हैं, इनके बीच में बना हुआ कुछ गैप, जिसे हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनबियर। तो जब इम्पल्स कंडक्ट होती है एक माइलिनेटेड नर्व के थ्रू, तो वो नोड टू नोड होती है, मतलब अगर यहाँ पे इम्पल्स आ गया है तो वो इस नोड ऑफ रेनबियर पे जंप मारेगा, फिर इस नोड ऑफ रेनबियर से इस नोड ऑफ रेनबियर पे जंप मारेगा। तो ऐसे जंप करते हुए न्यूरॉन का जो ट्रांसमिशन होता है, दैट इज इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। ये क्या होता है, माइलिनेशन की वजह से क्या होता है, जो कंडक्शन है वो फास्ट हो जाता है। अब देखो वो सीधा जंप मार के जा रहा है, उसे इतनी लेंथ क्रॉस नहीं करनी पड़ रही है, तो माइलिनेशन हेल्प्स इन फास्ट कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सॉन वाला पार्ट। अब आता है हमारा एक्सॉन का टर्मिनल। ठीक है, अब जो एक्सॉन का टर्मिनल है वो क्या करता है, उसमें भी आगे जाके ब्रांचिंग हो जाती है, जो एंड होती है सिनेप्टिक नोब पे। एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, न्यूरॉन का। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया कि न्यूरॉन कैसे होता है, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या पार्ट्स हैं, सब देख लिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। हमने देखा था कि न्यूरॉन पे डेंड्राइट्स भी हैं, सेल बॉडी है, देन एक्सॉन है, देन एक्सॉन टर्मिनल जिस पे सिनेप्टिक नोब्स निकले हुए हैं। तो क्या है, जो न्यूरॉन है हमारी वो मल्टीपोलर भी हो सकती है। मल्टीपोलर मतलब कि क्या है कि एक न्यूरॉन है उस पर बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन है एंड देन एक्सॉन टर्मिनल है, और ये यहाँ पे ये है, दैट इज मल्टीपोलर। मल्टीपोलर क्यों है, क्योंकि अब इसका जो डेंड्राइट है ये एक पर्टिकुलर न्यूरॉन से सिनेप्स बनाएगा। मतलब कि मान लो ये न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है, मतलब इसके यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं बहुत सारे, ये एक्सॉन हो जाएगा, ये एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन टर्मिनल, और यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, इसके भी यहाँ पे एक्सॉन डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन है एंड एक्सॉन टर्मिनल है। अब क्या हो गया, इसमें जो सिंगल न्यूरॉन है ये बहुत सारे न्यूरॉन से एक साथ कोऑर्डिनेट कर सकती है। ठीक है, तो मल्टीपोलर का मतलब यही है कि उसके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं और एक्सॉन टर्मिनल है। इससे क्या होगा, बहुत सारे कनेक्शंस एक साथ बनेंगे। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है सेरिब्रल कॉर्टेक्स।
मतलब कि क्या है, अब तुम खुद सोचो भाई, सेरिब्रम को कितने सारे काम करने होते हैं, कितने सारे सिग्नल्स उसके पास एक साथ आएंगे, तो वो चाहेगा ना कि उसकी एक न्यूरॉन हर जगह से सिग्नल्स ले पाए और फिर उसको आगे ट्रांसमिट करे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि मल्टीपोलर का एग्जाम्पल क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। अब बायपोलर क्या है कि उसमें ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन टर्मिनल है और ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है। ऐसा होता है, एक डेंड्राइट है, एक एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। ये हमें देखने को मिलते हैं रेटिना में। ये तुम ऐसा देखो, इसमें आँख जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है बीच में, तो तुम्हें ये रेटिना में होती है। बाकी रेटिना का जब तुम स्ट्रक्चर पढ़ते हो, इसमें 10 लेयर्स होती हैं, तो तुम्हें अच्छे से याद हो जाता है कि उसमें बायपोलर न्यूरॉन्स का एक अलग ही मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब देखते हैं यूनिपोलर मेम्ब्रेन, मतलब यूनिपोलर न्यूरॉन। उसमें क्या है, उसमें सिर्फ सेल बॉडी है, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल है, उसमें डेंड्राइट्स नहीं होते हैं। ये होती है हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो मैं ऐसे भी याद रख सकते हो कि एम्ब्रियोनिक बच्चा छोटा है तो मतलब थोड़े से ना कम डेवलप वाली न्यूरॉन दिखेगी उसमें, जिसमें ना डेंड्राइट्स नहीं, डेंड्राइट्स बड़े होने के बाद डेवलप हो जाएंगे, ऐसे याद रख सकते हो। ऐसा होता नहीं है। सी गाइस, मैं जो भी तुम्हें ट्रिक बताती हूँ चीज़ें याद करने के लिए, वो सिर्फ ट्रिक्स होती हैं, तुम उन्हें कॉन्सेप्ट समझ के रट मत लेना, ठीक है। ये मेरी बेसिक सी गुजारिश है कि वो ट्रिक ही है, ट्रिक की तरह ही याद रखो, ताकि तुम्हें जब एग्जाम टाइम में जब तुम्हें रिकॉल करने में इजी होगा याद करने के लिए, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारी होती है यूनिपोलर, रेटिना में हमारी है बायपोलर एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमारी है मल्टीपोलर। अब क्या है, एक्सॉन्स का भी क्लासिफिकेशन है कि वो माइलिनेटेड हो सकती हैं, नॉन माइलिनेटेड हो सकती हैं। माइलिनेशन कौन करता है, श्वान सेल्स इन पीएनएस एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इन सीएनएस, ठीक है। सीएनएस में जो हमारे मेनली न्यूरॉन्स होती हैं वो माइलिनेटेड ही होती हैं, ठीक है। और पीएनएस में जो हमारी मोस्टली न्यूरॉन्स होती है वो अनमाइलिनेटेड ही होती हैं, ठीक है। अब क्या है, अब देखते हैं हम इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान से सुनना, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को, ठीक है। तो क्या है, मैं पहले थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। तो हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। तो हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये है हमारी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, ये है हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड और ये है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, ECF, ओके। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, हमारा पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है और हमारा क्लोराइड बहुत ज़्यादा, दैट इज़ हमारे नेगेटिव चार्ज भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। लेकिन जो सोडियम का अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। और इसी के अपोजिट होता है हमारा ECF में, जिसमें सोडियम भर भर के होता है, ठीक है। तो तुम समझ गए ना कि बाहर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है और अंदर नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा है और पोटेशियम ज़्यादा है, कि कैसे ICF में पोटेशियम और क्लोराइड या फिर नेगेटिव आयंस बहुत ज़्यादा हैं, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब बेसिक टेंडेंसी क्या होती है किसी भी चीज़ की, कि वो अपने हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाना चाहेगा, लो कंसंट्रेशन में। तो बेसिकली क्या होना चाहिए था कि पोटेशियम कहाँ से कहाँ जाता, ICF से जाता ECF में, एंड सोडियम कहाँ से कहाँ फ्लो करना चाहता, ECF से ICF में। मतलब कि पोटेशियम जाता अंदर से बाहर एंड सोडियम जाता, पोटेशियम अंदर से बाहर एंड सोडियम जाता बाहर से अंदर, ठीक है। सेम गोज फॉर क्लोराइड आयंस, कि क्लोराइड आयन से फिर नेगेटिव चार्ज जाना चाहता अंदर से बाहर की तरफ। बट क्या है, जो मेम्ब्रेन है ना, वो सारे आयंस के लिए एक जैसी परमेबल नहीं है,
ये जो मेम्ब्रेन है ये रिलेटिवली मोर परमिएबल है फॉर पोटेशियम आयंस। तो क्या होगा, पोटेशियम थोड़ा बहुत करके लीक कर सकता है, बट ये ऑलमोस्ट इम्परमिएबल ही है किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए और सोडियम के लिए। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुम्हारे 100 पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट मोर मतलब लाइक 1-2 सोडियम ही बाहर से अंदर की तरफ आ पाते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमारी जो मेम्ब्रेन है अब इस पे चीज़ बनी हुई है, तो क्या होता है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, कंपेयर टू बाहर अंदर नेगेटिव ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है ना कि बाहर सोडियम कंसंट्रेशन हाई है जबकि अंदर पोटेशियम तो है लेकिन साथ में क्लोराइड आयन भी है। तो क्या है, जो मेम्ब्रेन है इसके अराउंड है ना एक ग्रेडियंट बन जाता है, जो बाहर पॉजिटिव होता है और अंदर की तरफ क्या हो जाता है, नेगेटिव रहता है। मतलब कि बाहर की तरफ पॉजिटिव है और अंदर की तरफ नेगेटिव है। इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल। और अगर वो रेस्टिंग पे है, रेस्टिंग स्टेज पे, तो उसे हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये क्या है, न्यूरॉन का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज़ RMP है, वो है -70 मिली वोल्ट। ठीक है, -70 मिली वोल्ट मतलब कि क्या है कि जो अंदर की साइड की जो मेम्ब्रेन है, मतलब कि न्यूरॉन के जो अंदर का जो मटीरियल है वो बाहर के कंपेरिजन में -70 मिली वोल्ट चार्ज है। समझ गए, मतलब कि अंदर नेगेटिवली चार्ज भरा हुआ है। अब मैंने कहा था कि पोटेशियम बाहर लीक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा बाहर जा रहा है। तो दीदी क्या मतलब ये -70 फिर -80 -90 और ऐसे बढ़ता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है। तो ये होता कैसे है, होता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप के थ्रू। सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है, मतलब कि एक्टिवली काम करेगा, मतलब कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करेगा। ग्रेडियंट क्या है कि पोटेशियम को बाहर जाना चाहिए और सोडियम को अंदर आ जाना चाहिए, इसका उल्टा काम करेगा। मतलब कि पोटेशियम अंदर एंड सोडियम बाहर। कितने पोटेशियम कितने सोडियम, 2 पोटेशियम 3 सोडियम। तो 3 सोडियम आर एक्सपेल्ड आउट एंड 2 पोटेशियम आर एक्सपेल्ड इन। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो पोटेशियम बाहर लीक कर रहा है वो फिर से अंदर आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या है, हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई हमारी रेस्टिंग स्टेज की। अब तुम समझो कि क्या होगा जब कोई इम्पल्स आएगा। ठीक है, क्योंकि इम्पल्स आएगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होंगी, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगा, तभी तो चीज़ें आगे ट्रांसमिट होंगी ना। तो क्या होगा कि जैसे ही इम्पल्स आया, ठीक है, हमारा जो नॉर्मल था वो बना हुआ था कि सोडियम है पोटेशियम है, सोडियम यहाँ पे ज़्यादा है, पोटेशियम यहाँ पे ज़्यादा है और क्लोराइड भी यहाँ पे ज़्यादा है। क्लोराइड से मेरा मतलब है कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही इम्पल्स आया वैसे ही मेम्ब्रेन परमिएबल हो गई सोडियम के लिए। तो क्या होगा, सोडियम का रैपिड इनफ्लो होगा। अब क्या है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा तो अंदर का नेगेटिव चार्ज कम होने लगेगा, करते करते ये पॉजिटिव होने लगेगा। मतलब कि जो -70 चार्ज था, ठीक है, वो क्या होगा, जैसे जैसे सोडियम अंदर आता जाएगा पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो ये 0 भी होगा, फिर ये थोड़ा और होगा तो +35 तक जाता है। अब 0 का मतलब क्या है कि अंदर और बाहर जो है वो सेम पोटेंशियल है, मतलब कि कोई ग्रेडियंट ही नहीं है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीट डीपोलराइजेशन। मतलब कि डीपोलराइज हो चुका है। पोलराइज मतलब तो क्या है कि चार्ज बना हुआ है, डीपोलराइजेशन मतलब कि कोई चार्ज नहीं है। तो ये कंप्लीट डीपोलराइजेशन की स्टेट है। लेकिन इसके बाद भी सोडियम अंदर आता रहता है, कौन से वोल्टेज तक, +35 मिली वोल्ट तक। ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्या होता है, जैसे ही ये पॉइंट स्ट्राइक करता है वैसे ही पोटेशियम के चैनल्स खुल जाते हैं। पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम बाहर जाने लगेगा अब। ठीक है, अब पोटेशियम बाहर जाने लगेगा तो क्या होगा, ये +35 फिर से 0 की तरफ जाएगा, 0 से होता हुआ फिर से -70 की तरफ जाएगा। तो क्या ये यहाँ पे रुक जाएगा? नहीं, ये इस पॉइंट पे भी नहीं रुकता है, ये और ज़्यादा पीछे जाता है। मतलब कि और ज़्यादा पोटेशियम बाहर जाएगा तो अंदर का जो वोल्टेज है, जो ग्रेडियंट बना हुआ था, वो और ज़्यादा नेगेटिव होगा। कहाँ तक पहुँच जाता है, -90 मिली वोल्ट तक। ठीक है,
तो क्या हुआ, ये हमने देखा कि बेसिक सी चीज़ है कि कैसे पोटेंशियल बनता है, कैसे चेंज होता है, कैसे डीपोलराइजेशन हुआ। अब हम देखते हैं इसी चीज़ को ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, तो हमारे बना ली है मेम्ब्रेन। ये 0 मिली वोल्ट है, ये -70 मिली वोल्ट है, ये -90 मिली वोल्ट है एंड ये +35 मिली वोल्ट है। अब क्या होगा, ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, -70 मिली वोल्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा स्टिमुलस आया, सोडियम का इनफ्लो होगा तो क्या होगा, चार्ज अंदर की तरफ पॉजिटिव होने लगेगा। यहाँ पहुँचेंगे मतलब कि क्या होगा, 0 मतलब कि कंप्लीट डीपोलराइजेशन। ठीक है, मतलब कि अंदर और बाहर सेम चार्ज है, कोई ग्रेडियंट नहीं है। ठीक है, बट सोडियम और देर तक अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, कहाँ पहुँच जाएंगे, +35 मिली वोल्ट तक। इस पॉइंट पे क्या है, पोटेशियम के चैनल खुल जाएंगे तो पोटेशियम का आउटफ्लो होने लगेगा, तो फिर से चार्ज अंदर नेगेटिव होने लगेगा। ठीक है, -70 तक पहुंचा, बट क्या है, पोटेशियम के चैनल्स थोड़ी देर और खुले रहेंगे तो पोटेशियम थोड़ा सा और बाहर लीक आउट करेगा तो क्या हो जाएगा, कहाँ पहुंच जाएंगे, ये -90 मिली वोल्ट तक। ठीक है, फिर क्या है, जो हमारे सोडियम पोटेशियम ATPase था वो काम करेगा, क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम को अंदर फेंकेगा। ठीक है, ये हमारी मेम्ब्रेन है तो 3 सोडियम को बाहर एंड 2 पोटेशियम को अंदर फेंकेगा। इससे क्या होगा, हमारा फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इन स्टेजेस को हम बोलते हैं क्या है। तो जो अब हमारा चार्ज बना हुआ है स्टार्टिंग में तो हम बोलते हैं कि पोलराइज स्टेट है, मतलब कि जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड है, उस पर पोल्स बने हुए हैं, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। ठीक है, फिर हमारी जो मेम्ब्रेन है उस पर चार्ज होने लगता है चेंज, जिसे हम बोलने लगते हैं डीपोलराइजेशन की स्टेट। ठीक है, डीपोलराइजेशन होने लगा, जब पीक पे पहुंचता है उसके बाद क्या होता है, रीपोलराइजेशन की स्टेट, मतलब कि वापस से वो अपने वो पोलराइज स्टेट की तरफ आने लगता है। क्या वो वहाँ पे रुकता है, नहीं, वो और ज़्यादा पोलराइज होता है, मतलब कि हाइपर पोलराइज स्टेट। और उसके बाद हमारा होता है रेक्टिफिकेशन, मतलब कि फिर से वो अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आने लगता है। तो क्या ये हमारा हाइपरपोलराइजेशन होना ज़रूरी है, तुम्हें इसका सवाल थोड़ी देर में मिलने वाला है, बी रेडी फॉर इट। ठीक है, तब मैं तुमसे पूछूंगी, ओके, ध्यान से देखना। तो ये हो गया हमारा जनरेशन ऑफ इम्पल्स। अब देखते हैं कि कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो, हमने जो न्यूरॉन थे उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, A, B एंड C। ठीक है, अब क्या है, मान लो यहाँ पे स्टिमुलस आया, मैंने क्या कहा था, स्टिमुलस आते क्या होगा, सोडियम के लिए परमिलिटी बढ़ेगी तो अंदर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाहर नेगेटिव हो जाएगा रिलेटिवली। अब क्या होगा, यहाँ पे तो इम्पल्स बन चुका है, इस सेगमेंट में तो इम्पल्स बन चुका है, अब हमें आगे कंडक्ट करवाना है। तो आगे कंडक्ट करवाने क्या होगा कि जो हमारा चार्ज है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करना चाहता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो क्या है, चार्ज जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की। अब देखो, तुम स्टेट ध्यान में रखो, ये कौन से स्टेट में, ए वाला सेगमेंट ये है अपने डीपोलराइज्ड स्टेट में, बी वाला कौन से स्टेज में है, पोलराइज्ड में, सी वाला कौन से स्टेट में है, पोलराइज्ड में। ठीक है, क्योंकि इसमें अपने पोल्स बने हुए हैं। डीपोलराइज्ड क्यों है, क्योंकि इसकी पोलैरिटी चेंज हो चुकी है, अंदर पॉजिटिव आ गया है, बाहर नेगेटिव चला गया है। ठीक है, तो चार्ज अंदर की तरफ फ्लो करेगा ए से बी में और बाहर की तरफ फ्लो करेगा बी से ए की तरफ। ठीक है, अब क्या है, चार्ज आएगा तो चार्ज अब बी में आ चुका है, ये ए वाला सेगमेंट है, बी वाला है, सी वाला है। बी में अंदर की तरफ पॉजिटिव है, बाहर की तरफ नेगेटिव है, मतलब कि अब बी कौन से स्टेज में आ गया है, बी अपना आ गया है डीपोलराइज्ड स्टेट में। ठीक है, सी वाला कौन से स्टेट में है, पोलराइज्ड में। तो जब तक बी डीपोलराइज हुआ, ए कौन से स्टेज में चला गया, मतलब कि जो अपना ए वाला सेगमेंट है वो डीपोलराइज तो हो चुका है, रीपोलराइज भी हो चुका है, कहाँ पहुँच चुका है वो, हाइपर पोलराइज स्टेट में। ठीक है, तो क्या शायद मैंने एक लाइन मिस आउट कर दी थी कि कोई भी न्यूरॉन अपने हाइपर पोलराइज स्टेट में नया इम्पल्स नहीं ले सकती है,
उसे अगर नया इम्पल्स चाहिए है, नया स्टिमुलाई चाहिए है, तो उसे अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर ही आना पड़ेगा, तभी वो कोई नया स्टिमुलस रिसीव कर पाएगी और उसे ट्रांसमिट कर पाएगी। ठीक है, वो चीज़ कैसे काम करती है देखो, जो चार्ज वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। क्या करंट फ्लो करेगा बी से ए की तरफ? नहीं। क्यों? क्योंकि ए हमारा है हाइपर पोलराइज स्टेट में, तो क्या वो नया स्टिमुलाई ले पाएगा? नहीं। तो करंट कहाँ जाएगा? बी से सी की तरफ। ठीक है, अब क्या होगा, सी हमारा हो जाएगा डीपोलराइज्ड, ठीक है, बी हमारा हो जाएगा हाइपर पोलराइज्ड। तब तक हमारा जो ए वाला सेगमेंट है वो भी किस में चेंज हो जाएगा? वो भी हमारा चेंज हो जाएगा डीपोलराइज्ड में, मतलब कि अंदर नेगेटिव रहेगा और बाहर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब ये हमारा ए है, बी है, सी है। अब सी फिर से बी के पास तो नहीं दे पाएगा, किसको देगा? ये डी को देगा। फिर डी हमारा डीपोलराइज होगा, सी हाइपरपोलराइज हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे की तरफ कंडक्शन चलता रहेगा। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है एक न्यूरॉन में कैसे इम्पल्स जनरेट होता है और कैसे कंडक्ट होता है। ठीक है, हमने एक न्यूरॉन का तो देख लिया, अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाएगा उसे बोलते हैं हम ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, जो कि हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक। आई होप तुम्हें जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो डू लेट मी नो, मैं तुम्हें इस पर अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे कैसे जाता है चार्ज। ठीक है, तो क्या होता है कि एक न्यूरॉन है और दूसरी न्यूरॉन है, उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप भी हो सकता है, तो उस गैप को बोलते हैं हम साइनेप्स। ठीक है, दैट इज़ जब भी दो न्यूरॉन्स अपने कनेक्शन बनाती हैं या फिर कांटेक्ट में आती हैं, उसे हम जो चीज़ बनती है दो न्यूरॉन के कनेक्शन में आने से, उसे हम बोलते हैं साइनेप्स। अब ये जो साइनेप्स बना है ये इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या है कि जो न्यूरॉन्स है ना वो इतने पास पास हैं कि जो उनका जो चार्ज वाली मैकेनिज्म है ना, कि चार्ज फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, यह ऐसे फ्लो करेगा, जो कि हम देखा था एक न्यूरॉन के अंदर फैल रहा था, वैसे ही दो न्यूरॉन्स के बीच में भी ये चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब कि दो न्यूरॉन्स अपने चार्जेस की वजह से अपना करंट पास करवाएंगे और इम्पल्स की तरह काम कर देगा। जैसे कि वो दोनों न्यूरॉन्स इतनी पास पास है कि वो एक सिंगल न्यूरॉन की तरह एक्ट करेंगे। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिकल जो सिनेप्स है उसमें जो इम्पल्स है वो उनका इलेक्ट्रिक चार्ज ही होता है, जो कि एक सिंगल न्यूरॉन में पास करने के लिए भी काम आ रहा था। इसीलिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स वाले न्यूरॉन्स सिंगल न्यूरॉन की तरह एक्ट करती हैं, जबकि जो केमिकल सिनेप्स वाले न्यूरॉन्स हैं उनमें अच्छा खासा गैप रहता है, जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इनमें क्या होता है, मैं अब बताती हूँ तुम्हें सिनेप्टिक नोब का फंक्शन क्या होता है। जो हमारे जो यहाँ पे सेल बॉडी है, यहाँ पे हमारा बनता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि ट्रेवल करते हैं बाय एक्सॉन, एक्सॉन से होते हुए पहुँचते हैं एक्सॉन टर्मिनल, एंड देन ये स्टोर होते हैं सिनेप्टिक नोब में। तो क्या होता है, सिनेप्टिक नोब में ये वेसिकल्स के अंदर पैक्ड रहते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं। जैसे ही इन पे इम्पल्स आता है तो क्या होता है, जैसे ही इम्पल्स मिला, जो ये वेसिकल्स हैं ये फ्यूज़ कर जाएंगे मेम्ब्रेन से, एंड देन क्या करेंगे, ये अपना जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको रिलीज़ कर देंगे। अब अगर मान लो ये वाले न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है वहाँ से अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होंगे तो कहाँ रिलीज़ होंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में भर गया अपना न्यूरॉन ट्रांसमीटर। अब क्या है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर्स पे। अब रिसेप्टर किस पे होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे। पोस्ट सिनेप्टिक मतलब कि सिनेप्स के बाद वाली न्यूरॉन, ये पोस्ट सिनेप्टिक है। मतलब कि ये वाले जो न्यूरॉन है ये पोस्ट सिनेप्टिक है और ये वाले जो न्यूरॉन है ये अपनी प्री सिनेप्टिक है। तो
प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन है वो रिलीज करती है न्यूरोट्रांसमीटर, और पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन होती है वो रिसीव करती है न्यूरोट्रांसमीटर को। अब जब ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर पे आके अटैच होते हैं तो ये जो मैकेनिज्म होता है ये एक्ट करता है एज अ इम्पल्स, ठीक है, मतलब कि एज अ स्टिमुलाई एक्ट करेगा और इम्पल्स जनरेट करवाएगा अगली न्यूरॉन में। समझ में आया? मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर आया, अपने रिसेप्टर पे अटैच हुआ, इससे केमिकल मैकेनिज्म्स होंगे जो कि एक्ट करेंगे एज अ स्टिमुलाई, और इससे क्या होगा, जो इम्पल्स है वो जनरेट हो जाएगा नेक्स्ट न्यूरॉन में। अब नेक्स्ट न्यूरॉन में फिर से सेम कहानी हो गई, चार्ज का इनफ्लो, सोडियम अंदर आएगा, फिर पोटेशियम बाहर जाएगा, फिर हाइपरपोलराइज स्टेट होगी, फिर करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये बेसिक मैकेनिज्म चलता रहता है। अब क्या है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ये दो तरीके से काम कर सकता है, मतलब कि जो हमने इम्पल्स भेजा है दूसरी न्यूरॉन को, दो तरीके से काम कर सकता है। या तो वो अगली न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर सकता है, मतलब कि उसके काम को बढ़ावा दे सकता है, या उसके काम को इनिबिट कर सकता है, ठीक है। तो जो इनिबिटरी वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, वो पूछ लिए जाते हैं। इनिबिटरी में अपने आते हैं ग्लाइसिन एंड गाबा, ये दो हमारे जी वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये इनिबिटरी हैं, ठीक है। तो अब तक हमने देख लिया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे न्यूरॉन का, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्लासिफिकेशन क्या है न्यूरॉन्स का, जनरेशन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स क्या है, एंड ट्रांसमिशन क्या है। अब जो बचा है हमारा लास्ट टॉपिक वो है हमारा CNS में कंटिन्यू करना चाहूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि तुम्हें थोड़ा टाइम मिले चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए सिया, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, टाटा।